सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए आपने मुझे मौका दिया है। मैं आपका आभारी हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा, अर्धसैनिक बलों के प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केंद्र राज्यों के संबंध, राजभाषा, आपदा प्रबंधन आदि जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वह गृह मंत्रालय के अधीन हैं। इसलिए मंत्रालय प्रभावी ढंग से अपने कार्यों का संपादन कर सकें, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित और आवश्यक संसाधनों से भी लैस कर सकें। इसके लिए बजट में जो भी प्रावधान हो उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं। लेकिन पिछले 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि आंतरिक सुरक्षा की स्थिति और सीमा प्रबंधन की स्थिति बदहाल हुई है। और 3.5 वर्षों से तो माननीय चिदंबरम जी इस देश के गृह मंत्री हैं। जब गृह मंत्री बने थे तो देश को बड़ी आशाएं थी। प्रारंभ में उन्होंने 1 वर्ष तक कुछ कार्य करने का प्रयास भी किया, लेकिन अचानक उनकी धार कुंद होती गई और आज तो गृह मंत्रालय की स्थिति न केवल बदहाल है बल्कि हमारे गृह मंत्री भी बदहाल स्थिति में ही जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए जब मंत्रालय का मुखिया ही अपने दुर्दिन में जी रहा हो तो स्वाभाविक रूप से आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कैसे अच्छी होगी हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। महोदय, पिछले 2 दशकों से इस देश के अंदर आतंकी हमले जिस तेजी के साथ बढ़े हैं, मुझे लगता है कि उस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कोई भी ईमानदार प्रयास और पहल नहीं हो पाई। और कम से कम वो पहल तो दिखनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि सितंबर 2001 में अमेरिका में हमला हुआ था और दिसंबर 2001 में देश की संसद पर हमला हुआ था। उससे पहले भी हमले हुए थे, लेकिन देश के संसदीय लोकतंत्र के सबसे बड़े आधार संसद पर हमला के अभियुक्तों को अब तक सजा नहीं हो पाई। अभी यहां पर जब माननीय सदस्य के द्वारा जब प्रश्न उठाया गया, हमारी शिवसेना के माननीय सदस्य के द्वारा, माननीय गृह मंत्री ने कसाब के मुद्दे पर कुछ सफाई देने का प्रयास किया, लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर अफजल को क्यों अब तक फांसी नहीं हुई। और जब आतंकवादियों के प्रति हम लोग इतने नरम होंगे तो देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति तो चरमराएगी ही। और वर्तमान में यही हो रहा है। एक मैसेज है तो देश और दुनिया के अंदर कि भारत एक नरम देश है। आतंकवाद को वोट बैंक के नजरिए से देख करके या आतंकवाद को के प्रति न केवल सुस्त है अपितु लापरवाह बना हुआ है, और यही लापरवाही इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। महोदय, कौन नहीं जानता कि 1993 में मुंबई में सीरियल विस्फोट हुई थी। यह सरकार बार बार मांग करती है पाकिस्तान से कि दाऊद इब्राहिम को दीजिए। ठीक बात है, भारत का अभियुक्त है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या यह सच नहीं कि दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग का, अंडरवर्ल्ड का पूरा साम्राज्य देश के अंदर फल फूल रहा है। मुंबई और देश के अंदर उसकी सारी अनैतिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। क्या गृह मंत्रालय और राज्य सरकारें इस पर मौन क्यों हैं? अंडरवर्ल्ड की इन अनैतिक गतिविधियों पर, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करती है?
जहां तक माओवाद का प्रश्न है, माओवाद और नक्सलवादी गतिविधियां देश के अंदर तेजी के साथ बढ़ी है। मुझे याद है 2004 में इस देश के 54 राज्यों 54 जिलों में नक्सलवाद था। आज सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि इस देश के 230 जिले नक्सलवाद और माओवाद से प्रभावित हैं। 90 जिलों में वह चरम पर है। चरम की स्थिति है कि विधायकों का अपहरण हो रहा है, जिलाधिकारी अपहृत हो रहे हैं और फिर माओवादियों से नेगोशिएट करके किसी प्रकार से उनके सामने हम लोग यानी राज्य दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जैसे माओवादियों के द्वारा इस देश की सत्ता का संचालन हो रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की सत्ता का संचालन माफिया, अपराधी और माओवादी और नक्सलवादी कर रहे हैं या कोई एक सशक्त सरकार कर रही है, यही तय नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए जब गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हम चर्चा कर रहे हैं तो माओवाद और नक्सलवाद की स्थिति भी अत्यंत खतरनाक स्थिति में हम सब के सामने यहां पर है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आखिर वोट बैंक की राजनीति के लिए हम इस देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति कब तक इस प्रकार का लचर रवैया अपनाते रहेंगे। महोदय, मैं बहुत ज्यादा इस पे कहना नहीं चाहता क्योंकि मुझे लगता है अभी आप घंटी बजाएंगे। मैं अभी 3 दिन पहले की घटना आपको बताता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारा लगभग सीमावर्ती जनपद है। भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा, पूरी खुली सीमा है। इस सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति आज पाकिस्तान से किसी भी आतंकवादी को अगर भारत के अंदर घुसना है तो कराची से काठमांडू, काठमांडू से इस खुली सीमा से वह भारत के अंदर सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण लेता है, फिर वहां से भारत के अंदर कभी भी इंटर करता है। 30 अप्रैल की घटना है। सुनौली बॉर्डर जो जनपद महाराजगंज के का नेपाल से सटा हुआ कस्बा है, वहां पर 40 हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए आतंकवादी पकड़े जाते हैं। 48 घंटे तक उनसे पूछताछ होती है। 48 घंटे के बाद उन्हें ससम्मान छोड़ करके वापस उन्हें कहा जाता है कि ये जम्मू कश्मीर के हैं। उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है कि 1986 में वे लोग भारत छोड़ करके पाक अधिकृत कश्मीर चले गए थे। पीओके में रह करके उन्होंने आतंकवादी प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में पिछले 25 वर्षों में लिप्त रहे हैं। और इधर कितना दुर्भाग्य है कि पुनर्वास के नाम पर आतंकवादियों का पुनर्वास हो रहा है। पुनर्वास के नाम पर इस देश के अंदर मानवाधिकार के नाम पर आतंकवादियों के लिए, नक्सलवादियों के लिए तो मानवाधिकार है, लेकिन इस देश के सामान्य नागरिक के लिए, इस देश के सुरक्षा बलों के जवानों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं, उनके लिए कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं। जम्मू कश्मीर के आज भी अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 1990 में 58,697 परिवार विस्थापित हुए थे। आज तक उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था मंत्रालय नहीं कर पाया, भारत सरकार नहीं कर पाई। पूर्वोत्तर के राज्यों में मिजोरम में 1997 में 30,000 रियांग जनजाति के लोगों को धर्मांतरण न करने की कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें वहां से विस्थापित कर दिया गया। वे त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन आज तक उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। 36,000 रियांग जनजाति के लोग आज भी त्रिपुरा के अंदर शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं और इतने वर्षों से वे लोग शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। हम इस देश के अंदर कहते हैं कानून का राज। कौन कानून का राज है? कौन सी सुरक्षा और कौन सी शांति और किस सद्भावना की बात सरकार कर रही है? और इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह सरकार आतंकवादियों के लिए पुनर्वास नीति घोषित करती है, लेकिन अपने ही देश के उन नागरिकों को जो भारत की राष्ट्रीयता के साथ जुड़े हुए हैं, भारत की परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, भारत के हित के साथ अपना हित देखते हैं, आखिर उनके लिए कोई पुनर्वास की नीति और उनको उनकी मूल भूमि में बसाने की कोई कार्रवाई ईमानदारी से गृह मंत्रालय क्यों नहीं करता है? हमें आपत्ति गृह मंत्रालय के अनुदानों पर नहीं, हम समर्थन करते हैं उन अनुदान की मांगों का हो। हमारी पुलिस अर्धसैनिक बलों का उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें आधुनिक हथियार दिए जाएं,
उनके लिए आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, बुनियादी सुविधाओं से उसे लैस किया जाए। लेकिन ये सरकार इस देश के अंदर आतंकवाद और उन तत्वों को जो समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, उन लोगों को संरक्षण देने की बात तो करती है, उनके अधिकारों की बात तो करती है, लेकिन इस देश के नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए नहीं, कोई किसी भी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और इसलिए मैं इस सरकार से मांग करना चाहूंगा कुछ मुद्दों पर कि एक, गृह मंत्रालय कश्मीर से और मिजोरम से निकाले गए वहां के मूल निवासियों को वहां पर पुनर्वास की व्यवस्था करें, उसके लिए भी इसमें व्यवस्था करें। दूसरा, मेरा ये कहना है कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूपीए आने के बाद पीडब्ल्यूजी और एमसीसी का पुनर्गठन होकर के सीपीआई माओवाद के नाम पर उन्होंने एक नया संगठन गठित किया। क्या उनके पास इतने ज्यादा संसाधन हो गए हैं कि वे भारत की सुरक्षा बलों को, भारत के अर्धसैनिक बलों को, भारत की सेना को भी चुनौतियां दे रहे हैं? क्यों नहीं सरकार, अगर जिन्हें भारत के संविधान पर विश्वास नहीं, जो भारत की परंपरा पर विश्वास नहीं करते, जो वार्ता से समस्या का समाधान नहीं चाहते, जो संवाद नहीं स्थापित करना चाहते, उनके साथ सख्ती से क्यों नहीं सरकार कार्रवाई करती है? क्यों आज सरकार अपने धार को कुंद करना चाहती है? इसके अलावा मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस तत्वों को जो भारत के संविधान के विरुद्ध आचरण करते हैं, भारत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से निपटने की कार्रवाई भी प्रारंभ करें। धर्मांतरण की गतिविधियां पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर अलगाववाद है तो उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका धर्मांतरण की, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की भी है। इस देश के अंदर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक प्रभावी कानून बनना चाहिए कि अगर धर्मांतरण असंवैधानिक है तो धर्मांतरण की, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए गृह मंत्रालय को कार्रवाई करनी चाहिए। और कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर के बारे में बराबर चर्चा आ रही है कि कश्मीर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को यह सरकार समाप्त करने जा रही है। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि कश्मीर में अगर शांति है तो इस विशेषाधिकार, सशस्त्र जो सेना को दिया गया सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम है, इसकी उसमें बड़ी भूमिका है। क्योंकि जो अपराधी है, जिन्हें राष्ट्र के संविधान और राष्ट्र की मर्यादा पर विश्वास नहीं, उनके लिए सख्ती आवश्यक है। और इस विशेषाधिकार अधिनियम को वे वापस न ले, सेना और सेना बलों के जवानों का मनोबल टूटेगा तो देश की सुरक्षा के सामने गंभीर खतरा होगा। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे कि वे इस प्रकार का कोई कार्य न करें जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बने। धन्यवाद। श्री मदन लाल शर्मा। शुक्रिया चेयरमैन साहब।